कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है लॉकडाउन में? काफ़ी अच्छी चल रही होगी लाइफ, जो क्लासेस चल रही है वो ये क्लास काफ़ी अच्छी चल रही है बच्चों की। मैंने जो बच्चे लाइव नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए रिकॉर्ड करने का सोचा। सेल का एक पार्ट आपका आ चुका है क्लास 9 का। आज जो है हम लोग सेल चैप्टर पार्ट 2, ओके, सेल चैप्टर पार्ट 2 पढ़ेंगे क्लास 9, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें हम लोग 5.1 तक पढ़ चुके थे। तो आज का टॉपिक है 5.2 ऑनवर्ड। 5.2 ऑनवर्ड कि व्हाट इज एनसीईआरटी से व्हाट इज अ सेल मेड अप, किन किन चीजों से जो है सेल मिलके बना है, किन किन चीजों से मिलके सेल बना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, मुझे बताइए आप लोग सेल किस किस चीज से मिलके बना हुआ है? ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, न्यूक्लियस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। ठीक है, सबसे पहले सेल जो है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल की आउटर कवरिंग होती है। जैसे अगर ये सेल है, ठीक है, इसके ऊपर आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, आउटर कवरिंग होती है सेल के, ठीक है, envelope, just it is like a just an envelope that cover from cell from external environment, और ये डिसाइड करती है कि क्या मटेरियल जो है वो बाहर जाएगा और क्या मटेरियल जो है वो अंदर आएगा। which material should जो है सेल के अंदर आएगा और जाएगा। इवन गैसियस एक्सचेंज, और द गैसियस एक्सचेंज, मटेरियल एक्सचेंज outside the cell and from the cell, and gaseous exchange are take place at plasma membrane, ठीक है, at plasma membrane. So it is the outermost covering of cell, it is the outermost covering of cell, it is the outermost covering of cell, ठीक है, it is outermost covering of cell. It allow or permit the substance enter in the cell or outside, और बाहर सेल से जाता है, बाहर सेल से। इसीलिए इसको हम लोग selectively permeable membrane कहते हैं। ठीक है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है, फॉर एग्जांपल गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, CO2 बाहर जा रहा है, O2 अंदर आ रहा है, CO2 बाहर जा रहा है और O2 अंदर आ रहा है, ये होता है डिफ्यूजन के थ्रू, और जो वाटर का एक्सचेंज होता है इन और आउट वाटर का, ये होता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ओके, ये होता है आपका ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है कि what happened when animal cell or plant cell put in a sugar solution or a water. तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है हमारा कह सकते हैं सेल जो है वो रिएक्ट करता है कंसंट्रेशन पे, क्योंकि जो सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है आउटर एनवायरनमेंट टू इनर इनसाइड द सेल, इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल, कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल। इफ कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल इज हाई, देन मटेरियल गो आउटसाइड, if concentration of material is low then material go inside. concentration पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? concentration पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी बेसिस पे हम लोग पहला पढ़ेंगे, the first is hypertonic solution. The first is हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है आउटर एटमॉस्फेयर से। जैसे अगर यहाँ पे सेल है, ठीक है,
concentration of water outside the cell, concentration of the cell, concentration of water outside the cell, sorry, the concentration of water, जैसे ये water है, ठीक है, तो यहाँ पे जो concentration होगा water का outside the cell is higher than the concentration of inside the cell. इससे क्या होगा, पानी अंदर की तरफ जाएगा, पानी अंदर की तरफ जाएगा और हमारा सेल क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, हमारा सेल की साइज, एक्चुअल साइज क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर या आउटसाइड द सेल इज हायर, सो कंसंट्रेशन ऑफ H2O outside cell is higher, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जिसमें हम सेल को पुट करते हैं, जिस मटेरियल में, वहां पे जो कंसंट्रेशन है एज अ सिमिलर कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे इसमें पानी है, हमने इसमें सेल को रख दिया, सो कंसंट्रेशन ऑफ हियर मीडियम 1, अब सपोज दिस इज मीडियम 2, सो कंसंट्रेशन of medium 1 is equal to medium 2, so no change in the size of cell, no change in the size of cell, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक के बाद आपका है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए तीनों चीज, इस पे क्वेश्चन आ चुका है डेफिनेशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में द कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज हाई कंपेयर टू आउटसाइड। तो अगर ये सेल है, फॉर एग्जांपल इसका मीडियम M2 है और यहां मीडियम M1 है, सो कंसंट्रेशन ऑफ इनसाइड द सेल मींस M2 इज ग्रेटर देन M1, तो मटेरियल या वाटर सब्सटेंस क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, और ऐसा होगा तो क्या होगा, सेल विल श्रिंक, तो सेल की साइज क्या हो जाएगी, श्रिंक करेगी। तो डोंट बॉदर अबाउट द नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड, नोट्स जो है ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है, नोट्स जो है आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट टॉपिक, ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 5.3, प्लीज रीड द एक्टिविटी 5.3। एक्टिविटी 5.3 में क्या हुआ है, ऑस्मोसिस किया जा रहा है एग के साथ, सो रिमूव द सेल ऑफ एग, जो उसका छिलका होता है उसको आप रिमूव कर लीजिए, डिसॉल्व इन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या हो जाएगा वो, आफ्टर 5 मिनट इट विल, वो फूल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है द एग विल सिकुड़ जाएगा, बिकॉज हाई कंसंट्रेशन मटेरियल जो बाहर सेल के अंदर, एग के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। इसी तरह से एक्टिविटी 4.4 पढ़ लीजिएगा, सो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है सेल जो सिकुड़ता है और सिंक करता है। Now, next is cell wall. Okay, wait a minute. Okay. Okay, no issue. So आपको डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल्स मैंने बता दिया था आपको, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा एक बार फिर से, आपको नहीं बताया होगा। तो सेल वॉल, नाउ कम टू सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें हम लोग, सेल वॉल की बात करें, सो सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रेंथ, सेल की जो है स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, और सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर होता है, तो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर्म एंड outer covering for
plasma membrane of fungi and plant. सो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि सेल वॉल जो है फंगी में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो सेल वॉल जो है वो फंगी में भी पाया जाता है, प्लांट के अलावा फंगी में भी पाया जाता है। और क्या फंक्शन इसका, इट गिव शेप टू द सेल एंड protect the cell from mechanical damage and infection. ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। सेल वॉल जो है प्लांट में वो सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज प्रोटीन से बना होता है, फंगी में चिटिन से बना होता है, और एल्गी में ये सेल्यूलोज और कार्बोनेट के मिनरल से बना होता है। ठीक है, सेल वॉल की भी अगर हम और डेप्थ में जाएं तो 3 लेयर होती है, मिडिल लेयर, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। जो मिडिल लेयर होती है वो आउटर मोस्ट होती है, जो कैल्शियम के कंपोनेंट की बनी होती है। प्राइमरी जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, जिसको मतलब इसको जो मदद करती है कैपेबल ऑफ ग्रोथ, और जो सेकेंडरी है वो लिग्नाइन से बनी होती है। तो इतनी डेप्थ में आपको नहीं जानना है। ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम? सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें, सो सेल वॉल में आपको पता चल गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सेल वॉल में क्या क्या बातें मैं बताना चाह रहा था, देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी से। सेल वॉल में एक्टिविटी 5.6 आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, माउंट अपील ऑफ जो लीफ है उसके बारे में बताया गया है। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट एंड फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट hypotonic external media without brushing. In such media, the cell tend to take up water by osmosis. The cell swell and build up the pressure against the cell wall. The wall exerted equal pressure against the swollen cell because of their wall. Such cell can be withstand. ठीक है, इसमें एक चीज और होता है, एग्जैक्ट श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने की वजह से सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गैप आ जाता है। उस मेथड को हम लोग एक बहुत यूनिक नाम से जानते हैं, जिसको हम प्लाज्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोसिस। तो ये देखिए पूछा जा चुका है, और छोटी सी चीज है। क्या होता है जब आप ये आपका मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये सेल वॉल है। ठीक है, ये आपका सेल वॉल है। जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये रास है, उस पे ये वाली जो लेयरिंग है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयरिंग है, ये है आपका सेल वॉल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉल जो है वो श्रिंक हो जाएगी। और श्रिंक होने की वजह से यहां पे कुछ गैप आ जाता है, और सो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लाज्मोसिस। ठीक है, प्लाज्मोसिस कहते हैं। और आपको इसके बारे में डिफिनेशन में मैंने लाइव क्लासेस में भी बच्चों को बताया है इसके बारे में कि क्या है ये प्रोसेस, तो आपको पता चल गया। सो when a living plant cell lose water through the osmosis, there is a shrinking or contraction of the content of cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmosis. ठीक है, अगर मैं प्लाज्मोसिस का डिफिनेशन लिखूं तो देखिए कि when a living plant cell loses water through osmosis, so there is shrinkage or contractions, ये contract हो जाना of content of cell away from cell wall is known as
इज नोन एज, इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मोसिस। स्पेलिंग है PLASMOLYSIS। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। एनी प्रॉब्लम क्लियर? कोई भी दिक्कत हो तो बताइए यहां तक। देखिए नेक्स्ट है न्यूक्लियस। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस में भी बहुत छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनेल्स पाई जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही है, जिसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए ये सिंपल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, ये सिंपल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, जिसमें मैंने आपको बताया है वैक्यूल्स, ठीक है, स्टोरेज होता है, ठीक है, स्टोरेज का काम करता है लाइसोम, सुसाइड बैग कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल, राइबोसोम, क्रोमेटिन जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए वगैरह होता है, रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं, इनके बारे में देखते हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, the structure of nucleus, the structure of nucleus। तो nucleus has a nuclear membrane, ठीक है, nucleus का क्या है, nuclear membrane है। nucleus contain chromosome जिसमें डीएनए और प्रोटीन होती है, क्रोमेटिन होती है। क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि कंटेन करता है आपका डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोस होता है जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, ब्रेन ऑफ न्यूक्लियोस कहते हैं, जो कि 25% ऑफ द वॉल्यूम न्यूक्लियस का कंटेन करता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि राइबोसोम को हेल्प करता है प्रोटीन बनाने के लिए, जो कि राइबोसोम को हेल्प करता है प्रोटीन बनाने के लिए। सो पहला आप कह सकते हैं कि अ न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, which cover it all around, ठीक है। The pore present on the nuclear membrane that allow the movement of substance, न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन था उसमें पोर होता है जो कि सब्सटेंस को अलाउ करता है इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। कौन सा मार्कर चल रहा है प्रॉपरली, ओके ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेट्स देखते हैं दो मार्कर, ठीक है। फिर न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम जिसको क्रोमेटिक मटेरियल कहते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। इस क्रोमोसोम में दो चीजें होती हैं, एक होती है डीएनए और एक होता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो है वो डीएनए के पैकेजिंग में काम आता है, और आपको डीएनए पता है डीएनए में हेरिडिटी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा न्यूक्लियोस, न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, जो कि आरएनए बनाता है, जो कि इट हेल्प टू राइबोसोम टू फॉर्म द प्रोटीन, इट हेल्प टू फॉर्म द प्रोटीन, ओके। देखो आपको अगर हम समझाएं सेल ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर, आपको मैं बताता हूं एक तरह से। देखिए क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करें अगर हम, तो मैं आपको टेबल बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को देखना होगा। देखो सेल ऑर्गेनेल्स इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। फिर मेम्ब्रेन बाउंड में दो तरह का होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन हो सकती है, सिंगल लेयर हो, सिंगल बाउंडेड और डबल बाउंडेड। सिंगल बाउंडेड में हमको पढ़ना होगा किसके बारे में, लाइसोम के बारे में, जो आपके सिलेबस में है।
लाइसोम के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ना होगा, ये भी आपके सिलेबस में है, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ना होगा। और भी है जैसे सीलिया, फ्लैजिया, बट आपके सिलेबस में नहीं है। सो डबल मेम्ब्रेन में आपको पढ़ना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपके सिलेबस में है, प्लास्टाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियस, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, 2 लेयर होती है, इंडोप्लास्टिक रेक्टम, इंडोप्लास्टिक, ये भी आपके सिलेबस में है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टम और गोल्गी एपार्टस, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन में आपके आते हैं राइबोसोम्स, इनमें कोई लेयर नहीं होती है, और सेंट्रियोल्स जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो मोस्टली आपको ये चीजें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके देख लें अगर हम लोग। सो देखिए, अगर मैं आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करूं, इंडोप्लास्टिक रेक्टम का फंक्शन क्या है। इंडोप्लास्टिक रेक्टम का फंक्शन है, इट इज कंसंट्रेटेड विद द अपटेक एंड रिलीज द कैल्शियम आयन ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसमें आपका एक रफ इंडोप्लास्टिक रेक्टम होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। क्या बनाता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज बनाता है, जो कि सेल के काम में आता है। जैसे अगर आप आइए न्यूक्लियस वाले पार्ट में आइए, एनसीईआरटी के 5.2.3, उसमें आप देखिए न्यूक्लियस हैज अ डबल, अब उसके न्यूक्लियस के बारे में आपको बताया गया है कि न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज अ पोर व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड एंड दिस इज टू साइटोप्लाज्म। उसके बाद आपको और भी चीजें बताई जो मैंने बताया वही यहाँ पे बताया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसका साइटोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे, सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग इंडोप्लास्टिक रेक्टम के बारे में जानेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? जो कि सेल के अंदर छोटे-छोटे ये ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिनका ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे ये लाइसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइड्स, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको पढ़ना है एक करके, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? इंडोप्लास्टिक रेक्टम एक करके देखते हैं। इंडोप्लास्टिक रेक्टम रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओके, इंडोप्लास्टिक रेक्टम। इंडोप्लास्टिक रेक्टम पहला देखेंगे हम लोग इंडोप्लास्टिक रेक्टम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नाम से, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर दो तरह का होता है, देखेंगे हम लोग, रफ और स्मूथ, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? अगर हम इसको स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, ठीक है, यहां पे आपका न्यूक्लियोस होता है, ठीक है, न्यूक्लियोस होता है। ये वाली जो सरफेस है, ठीक, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। यहां पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहां पे छोटे छोटे और भी माइक्रो ऑर्गेनेल्स हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। कुछ रफ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो देखिए रफ जो है, रफ इंडोप्लास्टिक रेक्टम RER, it contain ribosomes,
ribosomes. And ribosome is responsible for manufacturing of protein in the cell. तो सेल को जो प्रोटीन चाहिए होते हैं वो एमसीक्यू में पूछा जाएगा। वो राइबोसोम बनाता है जो कि रफ में होता है। स्मूथ जो है, स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टम, ये आपका बनाता है फैट, इट मैन्युफैक्चर फैट एंड लिपिड्स, जो कि सेल के फंक्शन में यूज होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन हेल्प इन द, देख लीजिए, प्रोटीन हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऐसे आप पैराग्राफ लिख लीजिए। सो प्रोटीन हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बायो